ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हमने अभी लास्ट क्लास में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बातें की थी, तो हमारा ये उसी कड़ी की ये दूसरी क्लास है इंफ्रास्ट्रक्चर की। और यूपी पीसीएस मेंस 2025 रेगुलर हमारी क्लासेज चल रही हैं पेपर 6 से रिलेटेड, और पेपर 6 के कंप्लीट होने के बाद हम पेपर 5 की क्लासेस भी करेंगे, मतलब कि डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने कुछ पॉइंट्स लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, तो उसी से संबंध में 2 पॉइंट्स रह गए थे, 2 सब टॉपिक्स जो है रह गए थे। एक तो चैलेंजेस और एक उसका सॉल्यूशन या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, कोई भी चीज़ अगर हमको लिखनी है एग्ज़ाम हॉल में, तो पहले हम उसको कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करें कि वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो जब वो किससे संबंधित है, मान के चलिए कि हमने अगर यहाँ पे लिख दिया, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मान लेते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे रोड है, रेल है, ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी है, स्कूल, हॉस्पिटल, बिल्डिंग या इंडस्ट्रियल हब, इंडस्ट्रियल सेंटर, कुछ भी आपको डेवलप करना हो, सेज है, कुछ भी अगर आपको डेवलप करना है या गवर्नमेंट को डेवलप करना है या करवाना है, तो उसमें कितने स्टेक होल्डर्स हैं, और उन स्टेक होल्डर्स के बारे में अगर हम जज कर लें दिमाग में, तो ऑटोमेटिक एक फ्रेम बन के आ जाएगा और हम कंक्लूजन में पहुंच जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम देखते हैं कि स्टेक होल्डर्स में कॉमन पीपल्स होते हैं, उन्हीं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। बट कॉमन पीपल के लिए गर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, बट रिसोर्सेज उन्हीं से लिया जाएगा। तो पीपल से जो रिसोर्सेज लिए जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कॉमन पीपल। अब वो जो कॉमन पीपल हैं उनकी समस्याएं क्या हैं, उनसे क्या गवर्नमेंट रिसोर्स लेगी? उनके पास लैंड होती है मेनली, तो लैंड एक्वाजिशन ये बहुत बड़ी समस्या होती है किसी भी गवर्नमेंट के यहाँ, किसी भी कंट्री में या किसी भी स्टेट में। और लैंड एक्विजिशन जो है ये कहाँ से ली जाएगी? गवर्नमेंट कहाँ से ज़मीन एक्वायर करेगी, अधिग्रहण करेगी? वो नॉर्मल पीपुल्स से लोगों से लेगी, वहाँ के लोकल लोग होंगे, क्योंकि उन्हीं पास खेती की ज़मीन होती है, उन्हीं के पास घर होते हैं, रोड भी बनना तो उन्हीं के घर से जाएगा, उन्हीं के खेत से होके जाएगा, तो वहाँ की उनकी रजामंदी होनी ज़रूरी होती है। तो लैंड एक्विजिशन ये सबसे बड़ी मतलब की समस्या होती है, पहली चीज़ लैंड एक्विजिशन। दूसरे नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनाना है या कोई भी वर्क, वो पावर यानी कि एनर्जी पे चलती है। कोई भी चीज़ आपकी इसमें रन होती है एनर्जी पे। तो सेकंड नंबर पे एनर्जी से रिलेटेड समस्या हो सकती है। कोई भी चीज़ है वो एनर्जी से रिलेटेड क्या समस्या हो गई? एनर्जी का मतलब कि उस चीज़ के कंस्ट्रक्शन में भी पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, यानी एनर्जी की। वो जब बन जाता है तो उसको रन करने के लिए भी एनर्जी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एनर्जी की समस्या जो है दूसरे नंबर की चैलेंज होती है, क्या वो इतनी अवेलेबिलिटी एनर्जी की है कि नहीं है। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं कि इन्वेस्टर्स क्या इन्वेस्टर्स वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए एग्री हैं? उनको प्रॉफिट्स उस लेवल का मिल जाएगा? वो उनके अंदर इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है इन्वेस्ट करने के लिए कि नहीं? तो इन्वेस्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं इन्वेस्टर को या बैंकिंग सिस्टम कैसा है, फंड्स कैसा है, मतलब कि फंड की कमी, अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स या बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसी इन्वेस्टर्स में ही आ जाएंगी। तो इतनी चीज़ों का मतलब कि एक नॉर्मल वे में हम कोई भी चीज़ डेवलप करते हैं, अगर ये प्रॉफिट्स किसी एक एरिया में ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे, तो इन्वेस्टर्स वहीं मूव कर जाते हैं। जैसे देखिए कि सिंगनूर वहाँ से वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वहाँ से जो टाटा का नैनो प्लांट था वो शिफ्ट हुआ, ये कराया गया था बाद में गुजरात के लिए, क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों की जो मेंटालिटी है, वो कॉमन जो वहाँ के इंडिजिनस लोग हैं उनकी मेंटालिटी कैसी है। जो इंडिजिनस हैं वो कितना ज़्यादा कॉमर्शियल थॉट्स रखते हैं, कितना ज़्यादा ट्रेड कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, कितना ज़्यादा उनके अंदर ट्रेडिशनल तो नहीं है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़, कल्चर, कस्टम से जुड़े हुए हैं, फुल्ली रहते हैं। वो न्यू चीज़ों को, रिफॉर्म वाली चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट नहीं करते। तो उनकी मेंटालिटी और थॉट्स पे भी एक निर्भर करता है।
जिसके कारण रीजनल इम्बैलेंसेस भी आ जाता है। तो रीजनल इम्बैलेंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो चीज़ें सब उसी से संबंधित हैं, बट उसको हम दूसरे टर्म में भी कह सकते हैं। तो किस एरियाज में ज़्यादा डेवलप होने के चांसेस रहते हैं, कुछ एरियाज में डेवलपमेंट के चांसेस कम रहते हैं। इन्वेस्टर्स चाहती हैं, कंपनियां चाहती हैं कि इसी एरिया में हम अपना पैसा लगाएं और वहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा डेवलप होता है। जैसे कि आपका वेस्ट यूपी है, आपका सेंट्रल यूपी, ये कंपेरेटिवली जो है ईस्ट यूपी और आपके बुंदेलखंड के मुकाबले में ज़्यादा डेवलप्ड है। ये रीजनल फैक्टर्स भी हो सकता है, मतलब कि उसके अलावा वहाँ पे ट्रेड कॉमर्स मार्केट कितना ज़्यादा एडवांस है, लोकल फैक्टर्स भी, क्या इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है कि नहीं है। तो अब देखिए ट्रेड मार्केट ये भी एक फैक्टर है। इसमें मिसाल देता हूं, बहुत ह्यूज पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। कहां पे? नॉर्थ ईस्ट रीजन में। नॉर्थ ईस्ट रीजन में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का बहुत ह्यूज पोटेंशियल है। थर्मल का भी पोटेंशियल है, क्योंकि टर्चरी कोल फील्ड जो है नॉर्थ ईस्ट के सारे डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। जैसे अरुणाचल में भी माइनिंग होती है, मेघालय में भी माइनिंग होती है, आसाम में भी माइनिंग होती है। बहुत सी स्टेट्स में नॉर्थ ईस्ट में कोल भी पाए जाते हैं और वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। वहां थर्मल एनर्जी पैदा करने की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। रेगुलर वाटर फ्लो है, रेनफॉल 200 या उससे ज़्यादा बारिश होती ही होती है। मिनिमम जो है 150 सेंटीमीटर बारिश होती है। वेस्ट बंगाल वगैरह में तो 200 सेंटीमीटर, उसके ऊपर जाएंगे तो 200 से 250 सेंटीमीटर बारिश होती है साल भर। तो हाइडल और थर्मल दोनों के पोटेंशियल है, ऑप्शन से वहां पे जनरेट किए जा सके, लेकिन वहां पे लोकल मार्केट अवेलेबल नहीं है। क्या नहीं है? नो लोकल मार्केट। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द लोकल मार्केट इज आल्सो ए फैक्टर, कि लोकल मार्केट वहां अवेलेबल है कि नहीं है। अब ट्रेड कॉमर्स, पीपुल्स चॉइस, पीपुल्स की का जो कॉमर्शियल थॉट्स है, कितना ज्यादा वो एंटरप्रेन्योरशिप वाली माइंड्स रखते हैं, ये सारे फैक्टर्स। तो गोया कल्चरल फैक्टर भी हो सकता है। तो इसको हमने, इन पॉइंट्स को हमने यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन करने की कोशिश की है। उसको हम बातें कर लेते हैं यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए चैलेंजेस में फर्स्ट नंबर पे हमने क्या लिखा कि इनएडिक्वेट पावर सप्लाई। इनएडिक्वेट पावर सप्लाई मतलब एनर्जी। यूपी में 15,300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, जबकि रिक्वायरमेंट हमें है 17,000 से 18,000 मेगावाट की। तो वी कैन से द डिमांड फॉर एनर्जी फॉर पावर इन स्टेट इज अप्रोक्सीमेटली 17,000 to 18,000 megawatts, while availability of energy in the state is approximately 15,300 megawatts. हमें जरूरत है 17,000 से 18,000 मेगावाट एनर्जी की, बट हमारे पास 3,000 अप्रोक्सीमेट एनर्जी सप्लाई की, मेगावाट एनर्जी सप्लाई की कमी है हमारे पास यूपी में। इसीलिए इंटरप्टेड रेगुलर एनर्जी सप्लाई नहीं है। ड्यू टू दैट इंटरप्टेड रेगुलर सप्लाई है कहां पे? यूपी में। रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है। अगर इंडिया की बात करें, पर कैपिटा एनर्जी जो है कंजम्पशन की इंडिया लेवल पे, तो 1181 यूनिट इंडिया लेवल पे एक बंदा एनर्जी कंज्यूम करता है। एक बंदा इंडिया लेवल पे एनर्जी 1181 यूनिट कंज्यूम करता है, जबकि यूपी में 606 यूनिट कंजम्पशन होता है। तो बहुत कम है। गोया हमारे पास पहली समस्या क्या है? एनर्जी की। किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन गया उसको रन करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एनर्जी हो गया। नेक्स्ट नंबर पे रीजनल इम्बैलेंसेस। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक कंडीशन या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से 4 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। यूपी को जो 4 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे, अगर हम उसको मैप के थ्रू समझने की कोशिश करें ज्यादा बेटर रहेगा। सपोज दैट ये आपका यूपी है, ये यूपी हो गया कुछ ऐसा ही। एक शेर की आकार का नुमा जो है अपना स्टेट है, और ये शेर हमेशा जो है
दहाड़ने के मूड में लगा रहता है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। देखिए ये पूंछ होगी जो कि बलिया है। वेस्ट यूपी, ये वाला जो बेल्ट है आपका वेस्ट यूपी कहलाता है, वेस्ट यूपी। ये सेंट्रल यूपी कहलाता है आपका। उसके अलावा ये जो बेल्ट है आपका बुंदेलखंड कहलाता है। ये वाला बेल्ट आपका ईस्ट यूपी कहलाता है, ईस्ट यूपी। इनको हमने इकोनॉमिक के आधार पे डिवाइड किया, कल्चर के आधार पे अलग, भाषा के आधार पे यूपी के अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम कभी बातें करेंगे क्लास में ही। तो वेस्ट यूपी और ये सेंट्रल यूपी ये ज्यादा डेवलप्ड हैं अगर कंपैरेटिवली बुंदेलखंड और ईस्ट यूपी के। तो रीजनल इंबैलेंस का मतलब क्या हो गया कि यूपी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 इकोनॉमिक रीजन, यूपी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 इकोनॉमिक रीजन, while eastern UP and Bundelkhand region is less developed compared to the western UP and central UP. यूपी को हम 4 आर्थिक आधार पे विभाग मतलब कि डिवाइड कर सकते हैं, 4 आर्थिक आधार पे, सॉरी हाँ देखिए, कोई स्टेट है, कोई कंट्री है, तो वहां पे डिवीजन का वर्ड नहीं यूज किया जाएगा, वहां क्लासिफाई वर्ड यूज होगा। एग्जाम में राइटिंग करते वक्त एक ध्यान में रख लीजिएगा कि यूपी कैन नेवर बी डिवाइडेड, इट कैन बी क्लासिफाइड। ये वर्ड ही स्लैंग है, रॉन्ग है, पहली बात। तो यूपी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 इकोनॉमिक जोन, यूपी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 इकोनॉमिक जोन, या वी कैन क्लासिफाई उत्तर प्रदेश इन 4 रीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक के आधार पर यूपी को हमने 4 भागों में वो किया, क्लासिफाई किया। वेस्ट यूपी, सेंट्रल यूपी, ईस्ट यूपी, बुंदेलखंड। इन चारों में से वेस्ट यूपी और सेंट्रल यूपी ज्यादा डेवलप्ड है बिलमुकाबिल किसके, बुंदेलखंड और ईस्ट यूपी के मुकाबले में। 1-2 पॉइंट हमारा ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि लॉजिस्टिक चैलेंजेस। लॉजिस्टिक चैलेंजेस का मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमको अगर दूसरे सेक्टर में भी जो डेवलप करना है, जैसे मान के चलिए कि रोड है, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल बनाने हैं, इंडस्ट्रीज हैं, किसी भी चीज़ के लिए सेज वगैरह, तो यहाँ पे लॉजिस्टिक की भी कमी है यूपी में, वेयर हाउसेस की कमी है। ये सारे के सारे मतलब कि डिफिशियंट्स हैं यूपी के कॉन्टेक्स्ट में। सप्लाई चेन की पूरी मतलब की समस्या है बहुत बड़ी, ठीक है। बहुत से एरियाज आज भी रिमोट हैं, वेल कनेक्टेड नहीं है, मोबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फंड की भी कमी है, क्योंकि इन्वेस्टर उतना ज्यादा ऑप्शन नहीं देखते। जितने भी इंडिया में इन्वेस्टर हैं, मोस्ट ऑफ द कहाँ पे मूव करते हैं, उनका अट्रैक्शन सोर्स क्या होता है, फर्स्ट नंबर पे वेस्टर्न इंडिया यानी गुजरात, महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पे वो जो है कोस्टल बेल्ट में जाते हैं, वहां पे जो मेट्रो है मेनली, जैसे कि आपका आंध्रा और ये क्या कहते हैं तमिलनाडु और कर्नाटका, केरला, यानी कि कोस्टल बेल्ट में। फिर आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर। बाकी यूपी के जो एरियाज हैं तो ओनली एनसीआर को छोड़ करके जैसे थोड़ा सा मूव करेंगे, वो इन्वेस्टर का उतना इंटरेस्ट नहीं रहता क्योंकि प्रॉफिट के चांसेस कम हैं। उसके अलावा रिस्क ज्यादा है, पीपुल्स की माइंड उस लेवल का सेटअप नहीं है, पीपुल का लोकल पीपुल का कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन भी चाहिए किसी भी चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए, बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे फंड्स की भी कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह के लिए। लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ी समस्या है किसी भी उसमें, तो लैंड एक्विजिशन, उसके अलावा जो है लीगल इश्यूज एंड क्लियरेंसेस डिले, मतलब कि ये भी बहुत बड़ा है कि बहुत सारा जो है रेड टेपिज्म जो है ऑफिशियल वर्क, पेपर वर्क होता रहता है, जिसके कारण ये समस्या खड़ी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है टेक्नोलॉजीज वगैरह, आज भी बहुत जो है ऑब्सोलेट और आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज है। ये आपका जो है चैलेंजेस हो गया, उसका समाधान क्या होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उसके समाधान के लिए बहुत सारे जो है नई नई स्टेप उठाई हैं। उसमें नंबर 1 पे लैंड पूलिंग जो है उसके लिए अमेंडमेंट किया गया था, लैंड एक्विजिशन वगैरह को आसान बनाने के लिए। यूपी गवर्नमेंट ने 2019 में एक अमेंडमेंट किया जो वहाँ का लोकल लॉ है, और उसके अंतर्गत पहले लैंड एक्विजिशन के लिए 80% लोगों की रजामंदी होनी जरूरी होती है जिनकी जमीन लेनी है कॉर्पोरेट्स को, लेकिन अब उसको 80% को कम कर करके 60% का दर कर दिया है। तो इस टाइम अगर कोई भी जमीन जो है गवर्नमेंट लेनी चाहती है कॉर्पोरेट्स के लिए,
एक्चुअल गवर्नमेंट एक्वायर करती है और उसको फिर कॉर्पोरेट्स को दे देती है। तो अब मात्र 60% किसानों से ही रजामंदी ली जाएगी। तो ये बात क्या है, लैंड पूलिंग करके एक पॉलिसी बनाई गई थी यूपी में। कब की बात है, 2019 में। तो अप्रूव्ड इन 2019 बाय द यूपी गवर्नमेंट। इट एम्स टू मेक ए फास्ट ट्रैक लैंड एक्विजिशन फॉर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यूपी गवर्नमेंट की लैंड पूलिंग पॉलिसी है। क्या है लैंड पूलिंग पॉलिसी? उसका टारगेट क्या है? टू मेक द फास्ट ट्रैक लैंड एक्विजिशन बाय द यूपी गवर्नमेंट, यानी कि बहुत आसानी से कम टाइम पे लैंड एक्विजिशन किया जा सके, उसके लिए यह पॉलिसी लाई गई। इसके अंतर्गत अंडर इट only 60% ऑफ द लैंड ऑनर कंसेंट इज रिक्वायर्ड व्हाइल अर्लियर इट वाज द 80%। इसके अंतर्गत मात्र 60% किसानों से या जमीन होल्डर से जमीन की रजामंदी लेनी जरूरी होगी। पहले ये 80% हुआ करता था। तो इसके अंतर्गत मात्र 60% लैंड ऑनर से रजामंदी लेनी जरूरी होगी, जबकि ये पहले 60% रजामंदी जरूरी हुआ करता था। नेक्स्ट क्या है कि ट्रिपल पी मोड भी अडॉप्ट किया यूपी ने ज्यादातर सेक्टर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को खासकर डेवलपमेंट करने के लिए, बट ये भी बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं है अभी भी। अच्छा, उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी लेवल पे भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव शुरू किए हैं। इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसीज के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव शुरू किए हैं, जिसमें देखिए अभी मैं एक चीज बताता हूं कि कोई भी अगर सॉल्यूशन या रेमेडीज लिखना है तो उसमें कौन सा पॉइंट्स आप हमेशा याद कर लीजिए, वो लिखना ही रहेगा। बस कुछ ही टिप्स हैं मैं इसके लिए, उन्हीं टिप्स को मैं टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। देखिए, और पूरी क्लास अगर आप रेगुलर देखते रहेंगे तो हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बीच में कहीं पे क्लास में मिले आपको, कहीं लास्ट में भी मिल सकता है, इसलिए पूरी क्लास देखते रहिएगा। देखिए, इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी लेवल पे भी यूपी गवर्नमेंट ने, देखिए पहले नंबर पे इसका हम फ्रेम बना लेते हैं। अगर कोई भी रेमेडीज, कोई भी सॉल्यूशन, क्या क्या मतलब उसका कोई भी चैलेंजेस हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, चाहे वो आपको जीएस के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव किसी भी पेपर में लिखना है, तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं उसको ध्यान दे लीजिए। नंबर 1 में देखिए, अगर आपने यहां पे लिखा सॉल्यूशन या उसके रेमेडीज, तो पहले नंबर पे उस चीज की जो समस्याएं, कुछ ऐसे सीक्वेंस वाइज समस्याओं का वो बताया, तो उस समस्याओं को सॉल्व करने के लिए क्या फंक्शनल लेवल पे देखिए, फंक्शनल नंबर पे यहां पे मैंने क्या किया, एक चीज ये लिख दिया कि लैंड एक्वाजिशन पॉलिसी फास्ट ट्रैक, एक वर्ड यूज किया कि लैंड एक्वाजिशन बहुत फास्ट किया जा सके, कम टाइम में किया जा सके। तो ये फंक्शनल पॉइंट्स हो जाएंगे, यानी इंप्लीमेंटेशन लेवल पे कैसे उसको वो किया जा सके। पहली चीज इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, सॉरी फंक्शनल लेवल पे गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेप उठाए उस समस्या का समाधान करने के लिए। सेकंड नंबर पे जब फंक्शनल हो जाता है कोई भी चीज, आपका कोई भी समस्या, कोई भी मतलब कि आपका समाधान, तो नेक्स्ट नंबर पे वही आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिसी लेवल पे। फंक्शनल लेवल पे कई एक स्टेप हो सकते हैं गवर्नमेंट ने उठाए हो, ठीक है। तो पॉलिसी लेवल पे, पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशन लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे किसी भी चीज में आपको पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने क्या किया, पॉलिसीज बनाई। जैसे पॉवर्टी के लिए, डिप्राइव्ड क्लास के लिए गवर्नमेंट ने कोई स्टेप उठाया कि नहीं उठाया, अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने उठाया तो कि नहीं उठाया। तो गवर्नमेंट ने जितनी भी स्कीम चलाई हैं वो फंक्शनल लेवल पे हो जाएगा कि कहीं पे मिड डे मील चला रही है, कहीं पे जो है फूड फ्री में फूड सप्लाई, पीडीएस टाइप। बट पॉलिसी लेवल पे क्या हो जाएगा इस कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट क्या है, उसके अलावा जो है अनटचेबिलिटी एक्ट, उसके अलावा वीमेन्स के इंपावरमेंट्स के लिए जो वीमेन इक्वालिटी की बहुत सारे एक्ट्स हैं, ठीक है, मैरिज से रिलेटेड और डिवोर्स से रिलेटेड और उनके राइट्स से रिलेटेड। उसके अलावा ये होने के बाद इंस्टीट्यूशन कितने हैं, तो वीमेन्स का भी इंस्टीट्यूशन है, SC ST का इंस्टीट्यूशन है, उनकी राइट्स को मिलाने के लिए ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन है। तो ये आपको फंक्शनल, पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशन, इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए निवेश मित्रा करके एक इंस्टीट्यूशन में आ जाएगा ये। अब ये वर्चुअल इंस्टीट्यूशन आ गया, एक फिजिकल इंस्टीट्यूशन जिसकी बॉडी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो प्रॉपर, एक वर्चुअल इंस्टीट्यूशन मतलब कि एक ऐप बनाया गया और जितना ऑफिशियल वर्क है वो पेपर वर्क है सारा उसी ऐप से आसानी से क्लियरेंस हो जाएगा।
तो ये क्या है, इंस्टीट्यूशन लेवल पे काम हो रहा है यहाँ पे। पॉलिसी लेवल पे देखिए, ये भी पॉइंट पॉलिसी लेवल पे आ जाएगा जो इन्होंने अमेंड किया 2019 में। अब देखिए, यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग पॉलिसी 2018, डाटा सेंटर पॉलिसी 2024, सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022। तो ये पॉलिसी लेवल पे हो गया। उसके अलावा इंस्टीट्यूशन लेवल पे होता है, ये निवेश मित्रा इंस्टीट्यूशन लेवल पे हो गया। यूपी ईडा, अब इंस्टीट्यूशन लेवल पे देखते हैं और भी, जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। कि एक्सप्रेसवे को बढ़ाने के लिए किसी एरिया में पार्टिकुलर मार्केट सिस्टम, इंडस्ट्री वगैरह को डेवलप करने के लिए, जैसे नोएडा, बीडा बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, लीडा लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी गवर्नमेंट बनाती है, वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे स्टेट जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, सिडबी उडबी जितना भी वो इंस्टीट्यूशन लेवल पे आ जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा पब्लिक एंड कम्युनिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पीपल एंड कम्युनिटी। किसी भी चीज को ग्रो करने के लिए, किसी भी सॉल्यूशन के लिए वहां के इंडिजिनस लोकल लोगों का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जितनी भी पॉलिसीज होनी चाहिए उसमें ये स्टेक होल्डर्स हो, तभी तो कोऑर्डिनेट करेंगे। उनका किसी तरह से वेलफेयर ही शामिल हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म में हो। ये एक पॉइंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कम्युनिटी लेवल पे। कम्युनिटी लेवल पे वहां के लोकल लोगों का जो है, कम्युनिटी जो है, जो भी हो वो भी स्टेक होल्डर्स हो, उसके जो लॉस हो उसकी भरपाई होनी चाहिए। कहीं कोई इंडस्ट्री स्टेब्लिश की गई तो इन्वायरमेंट के कारण जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो वातावरण और एयर वहां का वाटर पॉल्यूट हो रहा है, तो वो उस कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए कुछ जो है, जैसे कॉर्पोरेट सोशल वेलफेयर CSR वगैरह खर्च किया जाता है, तो वहां पे खर्च होना जरूरी है। उसके अलावा अब नया पैटर्न है क्या, NGO वगैरह कम्युनिटी वर्क को और बढ़ाने के लिए वहां पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं, उसको आप ध्यान में रख लीजिए। कोई भी समस्या है उसका समाधान जब भी लिखना होगा तो फंक्शनल लेवल पे यानी क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाई गए हैं, पॉलिसी लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे क्या है, पीपल और कम्युनिटी लेवल पे क्या है, इस तरह से आप उसको डिजाइन करेंगे। अब देखिए यहां पे इंस्टीट्यूशन और पॉलिसी लेवल पे क्या है, यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी बनाई गई, लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग पॉलिसी बनाई गई, निवेश मित्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस फॉर सेटिंग न्यू एंटरप्राइजेस। तो निवेश मित्रा के अंतर्गत जो भी क्लियरेंस है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। जो मल्टीपल आपको जो है विंडोज विजिट करना पड़ता था किसी चीज के रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, वो सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट हो जाएगा, पेपरलेस वर्क हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि देखिए काम बहुत फास्ट होगा, इफिशियंट वर्क होगा, इफेक्टिव वर्क होगा, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। ऐसे एक चीज को मल्टीपल उससे आप डिजाइन करिए। मान लीजिए मैंने यहीं पे निवेश मित्रा का लिख दिया, अब इस निवेश मित्रा का आप क्या क्या करेंगे। तो नंबर 1 पे मैंने कहा कि इफिशियंसी बढ़ेगी, नंबर 2 पे मैंने कहा एंड इफेक्टिव वर्क होगा, नंबर 3 पे मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लिख दी, नेक्स्ट नंबर पे आपका पार्टिसिपेशन हो जाएगा, पेपरलेस वर्क होगा। पेपरलेस वर्क का मतलब कि जो पेपर वर्क है वो मल्टीपल जो है विंडोज विजिट होंगे, जो विंडोज मल्टीपल विंडोज हुआ करते थे पहले टाइम पे कोई भी चीज कराने के लिए, तो ये सारा काम जो है सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिंगल विंडो, सिंगल विंडो। ऐसे एक चीज को आप फ्रेम बना लीजिए पहले दिमाग में, और यही मेंस है और कुछ नहीं मेंस है, ठीक है। बीच बीच में इनपुट बना करके गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे फैक्ट 2-4 मैंने बता दिए, वो इनपुट बना करके आप लिखते रहिए, ठीक है। जैसे ट्रांसपेरेंसी हो गया, पीपुल्स पार्टिसिपेशन बढ़ गया, पेपरलेस वर्क हो गया, फास्ट एंड इफिशियंट वर्क हो गया, ठीक है। इसी खाली इस निवेश मित्रा से एक ऐप है गवर्नमेंट का, तो ये रजिस्ट्रेशन करने में आसानी हो जाएगी। कोई चीज ऑनलाइन पोर्टल है, कहीं पे आपको मोबिलिटी करने की जरूरत नहीं है। जो ऑफिस बियरर्स हैं, ऑफिशियल वर्क है, ऑफिस वर्क है, तो कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ ऑफिस वर्क जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो कॉस्ट ऑफ ऑफिस वर्क है वो भी कम हो जाएगा।
यानी कि जहां पे 10 आदमियों को आपको बिठाना था काम कराने के लिए, मात्र एक आदमी 2 आदमी काम कर लेंगे। ठीक है, वो सारी की सारी जो है चीजें आसानी से होती चली जाएंगी। अच्छा, अब हम ये सेकंड चैप्टर हमारा था, सॉरी सेकंड चैप्टर था जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था, और हमारी इसी कड़ी में जो अगली क्लास है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से रिलेटेड है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से रिलेटेड है, और यूपी पीसीएस ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे भी क्वेश्चन पूछा था। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था कि वो बजट में क्या क्या प्रोविजन है या क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस पूछ चुकी है, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, यूपी बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन प्रावधान है, क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या इनिशिएटिव, जिसको हमने डिटेल में बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे पिछली क्लासेस में। अब देखिए, इस क्लास के अलावा जो अगली हमारी क्लास होगी वो ओडीओपी से रिलेटेड होगी, और हम यहीं पे विराम देते हैं। और हैप्पी दीपावली, आप लोगों को दीपावली मुबारक हो हमारी तरफ से। और हमसे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कोई भी सुझाव हो उसको देते रहें। और मेंस में जो भी हमारे साथी तैयारी करते हैं वो डायरेक्टली जुड़े, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी तरह की कोई भी सहायता चाहिए, आपको सुविधा चाहिए, तो मैं आप लोगों की सहायता के लिए तत्पर हूँ। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।